ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। लास्ट सर्किट आज हम लोग को देखना है सीरीज एलसीआर। और देखेंगे अगर एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर पे डिस्चार्ज कराते तो इस केस में हम डीसी को एसी में बदल पाते, कॉल्ड कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। और लास्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे एसी वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को हम रिहास्टेट से कंट्रोल करते हैं, रेजिस्टेंस से कंट्रोल करते हैं, पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करते हैं, जबकि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा। तो आ जाइए सीरीज एलसीआर सर्किट, ये आपको 2021 में लिखने के लिए मिल सकता है इन सीबीएसई बोर्ड। सीरीज एलसीआर एक्चुअली में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है कनेक्टेड अक्रॉस द एसी मेन। मान लीजिए कि वोल्टेज इज वी, तो हमें बदले में करंट ढूंढना पड़ेगा कि अगर वोल्टेज फिक्स कर दिए वी है तो करंट कितना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें फेज पता चल जाएगा कि फेज की वैल्यू कितनी है और ये प्लस पाई है कि माइनस पाई है इन द इन द इन द करेंट वोल्टेज इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास ये कंपोनेंट वैल्यू हो गई आर, कैपेसिटर वैल्यू हो गई सी, इंडक्टर वैल्यू हो गई एल। इनके इनके जो वोल्टेज ड्रॉप है ये हो गया वी आर, वी सी, वी एल। रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया आर, एक्स सी एंड एक्सएल। किसी इंस्टेंट पर क्लिक किए तो देख रहे हैं करंट फ्लोइंग इज आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ दी रहेगी 50 हर्ट्ज, और 2 पाई मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा ओमेगा। अभी आर का फेजर आपको पता है कि आर में करंट और वोल्टेज में कोई फेज नहीं होता, तो ये हो गया आई एंड दिस नाउ बिकम्स द वी आर। सी में वोल्टेज से चार्जिंग होती है, वोल्टेज लैग्स। एंड इंडक्टर में करंट से मैग्नेटाइज होता है, करंट लैग। तो करंट कॉमन रखनी है तो करंट लैग ना कह के वोल्टेज लीड कह लीजिए। तो वोल्टेज लीड्स इन इंडक्टर सर्किट। नाउ दीज आर द इंडिविजुअल फेजर्स ऑफ आर सी एंड एल। इनको स्टिक टुगेदर करेंगे टू ऑब्टेन द कंबाइंड फेजर। अभी करंट तीनों में कॉमन है, एक सिंगल एरो आ जाएगा फॉर द करंट, लेकिन वोल्टेज तीन है। एक अलोंग द करंट है वोल्टेज इन आर, एक वोल्टेज लैग है दैट इज वोल्टेज इन सी, और एक वोल्टेज लीड है दैट इज द वोल्टेज इन एल। तीन वोल्टेज है, करंट तो तीनों में कॉमन कर लिए थे। करंट इसलिए कॉमन कर लिए थे कि सेम करंट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में था तो करंट कॉमन कर लिए, तो करंट कॉमन हो गई। और वोल्टेज चेक किए तो एक ऑन द लाइन ऑफ आई है, एक लैग में गया है, एक लीड में गया है। अभी वी एल ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी एल, तो अकॉर्डिंगली हम वी सी माइनस वी एल या वी एल माइनस वी सी ले सकते हैं एज द नेट करंट। तो एक केस ले लीजिए, मोस्टली यही जो एसी सर्किट से उसमें हम इंडक्टर वोल्टेज को हाई रखते हैं इन कंपेरिजन टू कैपेसिटर वोल्टेज। तो वोल्टेज इन एल ग्रेटर देन वोल्टेज इन सी। बेनिफिट, वी एल में से वी सी हटा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। और अब वी एल माइनस वी सी ये हो गया, और ये वी आर, वी आर के पैरेलल ये, वी एल माइनस वी सी के पैरेलल ये, मीन्स दिस विल बी द न्यू वोल्टेज। न्यू वोल्टेज साथ साथ दिख रहा है, इस पे है करंट आई एंड इस पे है नेट वोल्टेज वी नेट। वी नेट इज द नेट वोल्टेज। तो ये दिख रहा है आपको फेज फाई, ये कंबाइंड फेजर हो गया। इफेक्टिव फेजर इज दैट, अगर करंट ये है सीरीज एलसीआर में तो वोल्टेज आपको मिल रही है इज दिस। यहाँ आपको दिख रहा है फेज फाई, मीन्स सीरीज एलसीआर में जब हम करंट वोल्टेज लिखेंगे तो अगर हमने वोल्टेज लिखनी है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज, तो करंट लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। या फिर ऐसे लिख लीजिए करंट इज टू बी रिटन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट में कोई फेज नहीं तो प्लस फाइव हो जाएगा वोल्टेज में, यानी वोल्टेज लीडिंग।
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमने मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो फेजर थे उनकी स्टिकिंग की, तो हमें पता चल गया कि जो फेजर आएगा इन द सीरीज एलसीआर वो फाई का होगा, और वो वोल्टेज में लीडिंग होगा या करंट में लैगिंग होगा। इस तरीके से फाई आ गया। अभी फाई की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो आपको पता है tan फाई, tan ओवर द फाई, यहाँ यहाँ इसके ऊपर tan लगाएंगे तो दिस इज द वी एल माइनस वी सी अपॉन दिस, दैट इज द वी आर। ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल इज द आई एक्सएल, VC is the IXC, VR is the IR. Now I cancel हो जाएगा. This becomes XL minus XC by R. XL minus XC by R. This is the value of phase. Value of phase phi अगर है तो tan of the phi is XL minus XC by R. तो आपको करंट वोल्टेज इक्वेशन मिल गया, फेज की वैल्यू मिल गई, नेट वोल्टेज दिख रहा है आपको, ये है VR and this is the VL minus VC. So under root this square plus this square will be the V net voltage. Means from combined phasors, net voltage across series LCR circuit can be written as under root VL minus VC whole square plus VR square. This will be the net voltage. ओपन कर दीजिए, VL ओपन करेंगे आप I एक्सएल से, VC ओपन करेंगे I एक्ससी से, VR ओपन करेंगे I R से, I कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, इधर फेंकेंगे, तो हमेशा की तरह आपको मिलेगा V बाई I। ये हो जाएगा I एक्सएल था, I निकाल चुके हैं एक्सएल, I एक्ससी था, I निकाल चुके हैं एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। This is the net resistance offered by the series LCR, and here it is called the impedance. So impedance of the circuit is Z, that is V by I is equal to under root XL minus XC whole square plus R square. आपको नेट वोल्टेज पता चल गया, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड कॉल्ड इम्पीडेंस आपको पता चल गया। जब इम्पीडेंस ऐसा आता है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का, तो एक डायग्राम बनता है कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसको रेजिस्टेंस आर्म कर दीजिए, इसको एक्सएल माइनस एक्ससी आर्म कर दीजिए, इसको जेड आर्म कर दीजिए। बेनिफिट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया। और यहाँ यहाँ अगर आप इसको फाई कह लेते, से दिस एंगल इज फाई, तो एक्चुअली दिस इज द फेज फाई। कैसे? tan ओवर द फाई, दिस बाय दिस, देखिए है यहाँ tan ओवर द फाई दिस बाय दिस। तो इस तरीके से आपको फेज की वैल्यू, यानी इस इम्पिडेंस ट्रायंगल से, ये फेजर था, फेजर में सब कुछ होता है, इसमें इम्पिडेंस और फेज की वैल्यू, ये दो चीज आपको मिल जाती है। यहाँ इसी इम्पिडेंस ट्रायंगल से आप चाहिए तो cos फाई निकाल लीजिए, वेयर cos फाई इज पावर फैक्टर। 2021 में आपको पावर फैक्टर भी मिलेगा, किसी एक सर्किट का पावर फैक्टर पूछेंगे, पावर फैक्टर का फॉर्मूला था R बाई जेड, और जेड आप निकालेंगे या तो कंबाइंड फेजर से, या निकालेंगे आप कंबाइंड फेजर से वी नेट निकलेगा, और वी नेट बाई आई जेड होगा, या इम्पिडेंस ट्रायंगल पता होगा तो वहां से निकलेगा। cos फाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज R बाई जेड। जब cos फाई निकल गया, इससे जो भी आ जाए 0.1, 0.2, 0.3, तो इस सर्किट का जो पावर लॉस है, उस पावर लॉस के लिए आप कहेंगे एज वी नो फॉर एसी सर्किट द एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज टू बी रिटन एज VRMS into IRMS into cos फाई। ठीक है, में cos फाई आप निकाल चुके हैं, R बाई जेड। तो इस तरीके से आप सीरीज एलसीआर सर्किट में देख सकते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट में फाई का फेज है, और ये फेज वोल्टेज में लीडिंग या करंट में लैगिंग है। एंड फेज की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, नेट वोल्टेज यहाँ से निकालेंगे, नेट इंपिडेंस यहाँ से निकालेंगे, पावर फैक्टर यहाँ से निकालेंगे, पावर लॉस यहाँ से निकालेंगे। ये 5 नंबर में आता है लिखने के लिए।
अभी खास बात है, जो जेड आपने निकाला जरा उसको देखिए तो, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जेड आपने निकाला, अगर हम एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी कर देते तो जेड की वैल्यू सबसे मिनिमम एक्वायर हो जाती, कॉल्ड मिनिमम इम्पिडेंस, दैट इज रेजिस्टेंस। ये हो जाता मिनिमम वैल्यू। अगर जेड मिनिमम है तो आई इज द वी बाई जेड। जैसे ही जेड मिनिमम होगा आई की वैल्यू मैक्स हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। हम पूरे सर्किट का नेट इम्पिडेंस ऑफर्ड या नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग L and C in such a way that XL is equal to XC। XL is equal to XC के लिए हमें Z की सबसे मिनिमम वैल्यू R मिलेगी, दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस। और इस केस में जो I इक्वल टू वी बाई जेड था वो V बाई R हो जाएगा, और ये अब तक की सबसे मैक्सिमम करंट होगी। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। वो कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी मैचिंग, या कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, या कहते हैं सर्चिंग द सिग्नल। सर्चिंग द सिग्नल मीन्स सर्किट अपने एक्सियल और एक्सी को मैच करा रहा है। जैसे एक्सियल इक्वल टू एक्सी होगा, सर्किट का नेट इम्पिडेंस ऑफर जीरो हो जाएगा। नेट इम्पिडेंस ऑफर जीरो होते ही सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, और इस केस में इसका रिस्पांस सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस में जेड मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होती है। अब एक्सएल इक्वल टू एक्सी इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। और कल हम लोगों ने देखा था, एलसी के लिए सॉल्व किया था कि एक्सएल ओमेगा एल से खुलेगा, एक्ससी वन अपान ओमेगा सी से खुलेगा। सॉल्व करते करते जाएंगे, आपको मिलेगा एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपान टू पाई रूट एल सी, वेयर वन अपान टू पाई रूट एल सी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस। ये फ्रीक्वेंसी डिवाइस की है और ये फ्रीक्वेंसी एसी मेंस की है। जब एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उस केस में जेड ऑफ द सर्किट ऑफर्ड मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाती है। यानी जब जब जनरेटर जो पावर जनरेटर, ये बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, लेकिन अगर इसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी फिक्स करें जो इनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तब ये इनको मैक्सिमम करंट दे पाएगा। यही चीज ब्रॉडकास्टिंग में है। ये वाईफाई ब्रॉडकास्टिंग में, ये ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल हो गया फ्रॉम स्टेशन, और ये आपका आपका मोबाइल हो गया या ये एफएम स्टेशन हो गया, और ये आपका मोबाइल हो गया। एफएम स्टेशन से एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वेव को जनरेट किया जा रहा है। आपकी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी अगर उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है तो आपके मोबाइल का ऑफर्ड रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और इस प्रोसेस में आपका मोबाइल उस स्टेशन के लिए मिनिमम इम्पिडेंस ऑफर करेगा, और अब आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ एक ग्राफ खींचने को आता है, कॉल्ड रिजोनेंस ग्राफ। अगर हम जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बदलते जाएं और करस्पॉन्डिंगली यहाँ करंट को मेजर करें तो हमें ग्राफ ऐसे मिलता है। जनरेटर की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है एफ जीरो, एफ इज इक्वल टू एफ जीरो। जनरेटर की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, में एक फ्रीक्वेंसी है एफ जीरो जो इसके बराबर है, के लिए सर्किट में करंट मैक्स होगा। इधर है आई। अगर एफ एफ जीरो से कम है तो भी करंट रिड्यूस टू जीरो, और अगर जनरेटर की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से काफी हाई है तो भी करंट स्टार्ट टू रिड्यूस एंड फाइनली बिकम्स टू जीरो। यानी कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच करेगी तो सर्किट में जो करंट होगी दैट विल द मैक्सिमम वन। अगर थोड़ा भी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से घटी या बढ़ी तो तुरंत सर्किट में करंट रिड्यूस टू जीरो होने लगेगी। इसको बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या ऐसा नहीं है, रत्ती भर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, फट से करंट रिड्यूस टू जीरो हो जाएगी। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, दो ऐसी फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी हो गई दिस और एक फ्रीक्वेंसी हो गई दिस, जिसके लिए सर्किट में जो पावर होता है वो पहले टोटल पावर मिल रहा था, अभी हाफ पावर मिलता है। हाफ पावर तक सर्किट काम करती है, हाफ पावर से बिलो अगर जाएंगे तो सर्किट काम करना बंद कर देंगी। यानी अगर हम डिवाइस की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नीचे ले जाएं तो एक फ्रीक्वेंसी मिलती है ओमेगा वन कह लीजिए या एफ वन कह लीजिए,
और अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी उससे जुड़े डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रख रहे हैं तो एक अपर ऐसा मिलता है F2 कॉल्ड ओमेगा 2, जिसके लिए सर्किट को डिलीवर्ड पावर हाफ हो जाती है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता है डिवाइस का, जो सोर्स का है, डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाता है तो करंट डिक्रीज करने लगती है, उसकी पावर डिक्रीज करने लगता है। तो दो ऐसी फ्रीक्वेंसियां कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एक बिलो है एक एबव है। जैसे कोई भी होम अप्लायंसेस देखिए तो उस होम अप्लायंसेस पे लिखा रहता है 40 to 60 हर्ट्ज। 40 to 60 हर्ट्ज का मतलब दिस इज द लोअर कट ऑफ, दिस इज द अपर कट ऑफ, और 40 और 60 का मिड में है 50, यानी 50 हर्ट्ज इज द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिससे सबसे हाईएस्ट पावर डिलीवर होगा सर्किट को और प्रॉपरली वर्क करेगी। अगर 50 रिड्यूस टू 40 हो जाए तो हाफ पावर तक पहुंचेंगे, सर्किट ऑफ हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी 50 से बढ़ के 60 हो जाए तो तुरंत हाफ पावर हो जाएगा गिर के और सर्किट काम करना बंद कर देगी। अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंड विड्थ। दिस F0 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड नाउ नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि फ्लक्चुएटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए करंट का क्या मतलब, अगर फ्रीक्वेंसी घट बढ़ जाए तो एसोसिएट करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो फिलहाल तो ये आता नहीं है बट जानकारी होनी चाहिए। यहाँ ओमेगा 0 तो हम लोग को पता है 1/LC, कहाँ से बोल रहे हैं, यही तो है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी में एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, एक्ससी हो जाएगा 1/ओमेगा सी। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये जो बैंड विड्थ है अगर सॉल्व करें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये होता है R/L। रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, इंडक्टर वैल्यू कितनी है, ये बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज अलाउड है। मतलब अगर जनरेटर की फ्रीक्वेंसी घट बढ़ रही है तो सर्किट को डिलीवर्ड पावर घटेगी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्किट में सबसे हाईएस्ट करंट तब फ्लो होती है जब सोर्स और डिवाइस दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज एलसीआर खत्म किया। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन, जिससे हम डीसी को एसी में बदल सकते हैं। जैसे चार्जिंग डीसी से होती है तो इन्वर्टर में जब चार्जिंग करनी होती है तो हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में बदल लेते हैं तो चार्जिंग हो जाती है, और वापस जब हम इन्वर्टर से करंट की डिमांड करते हैं तो वहां हम डीसी को एसी में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे होम अप्लायंसेस एसी के पावर के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो यहाँ हम डीसी से एसी में कैसे जाएं, इसके लिए आपके सिलेबस में रखा गया है एलसी ऑसिलेशन। 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको 3 मार्क्स में लिखने के लिए मिल सकता है। तो आ जाइए, एलसी ऑसिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यूज टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। इसमें हमारे पास एक कैपेसिटर होगा और एक इंडक्टर होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा बस। और अब देखिए 4 स्टेप में हम डीसी को एक फुल साइकिल ऑफ एसी में कैसे बदलेंगे। यहाँ हमने एक साइकिल बनाने की कोशिश की है। 4 बार हमें बनाना पड़ेगा, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। ये 4 स्टेप हैं हमारे पास। हम लोग देख रहे हैं पर स्टेप में क्या हो रहा है, जिनसे हम डीसी को एसी में बदलेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड फाइनली 1 में चले जाएंगे। एक्चुअली हम कैपेसिटर को चार्ज कर दिए हाई वैल्यू पर, ठीक है। और अभी जैसे ही इंडक्टर को जोड़े, नाउ कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज और इंडक्टर में करंट फ्लो कराएगा। अब इंडक्टर तो लेंज लॉ फॉलो करता है, मीन्स सडन करंट ग्रो करेगी नहीं, धीरे धीरे करंट ग्रो करेगी। मीन्स चार्जिंग कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग ओवर अ इंडक्टर, और इंडक्टर लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ग्रोथ इन करंट को अपोज करेगा, तो करंट धीरे 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 ग्रो करेगी। एक केस ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, उस केस में करंट मैक्सिमम होगी और इंडक्टर अभी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अभी सर्किट में करंट को जीरो हो जाना चाहिए था बट करंट जीरो नहीं हुई। मीन्स कैपेसिटर चार्ज है फुल्ली, और जैसे ही इंडक्टर को जोड़े डिस्चार्ज होने लगा,
करंट सडन बढ़ के मैक्स नहीं हुई, करंट धीरे धीरे बढ़ के मैक्स हो रही है। और एक केस आ रहा है जब इंडक्टर मैग्नेटाइज हो जा रहा है और कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जा रहा है। अब कैपेसिटर ने करंट देना बंद कर दिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी? आंसर है नो। कैपेसिटर जब तक डिस्चार्ज हुआ तब तक सर्किट में करंट ग्रो की, और अब कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से इंडक्टर मैग्नेटाइज हो गया, और ये करंट न मिलने को अपोज करेगा, और एक मैग्नेटिक लाइन, दो मैग्नेटिक लाइन, तीन मैग्नेटिक लाइन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होंगी, डिसअपियर होंगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के डिसअपियर होने से फ्लक्स वेरिएशन होगा और सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा, और धीरे 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 करंट जीरो हो जाएगी। यानी ये पार्ट क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मैग्नेटाइजिंग ऑफ इंडक्टर। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब ये डीमैग्नेटाइज होगा तो उस केस में करंट रिड्यूस टू जीरो होगी, और ये कैपेसिटर अब चार्ज हो रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। अब कैपेसिटर रिवर्स चार्ज है, अब फिर ये डिस्चार्जिंग शुरू करेगा, डिस्चार्जिंग शुरू करेगा तो इंडक्टर मैग्नेटाइज होने लगेगा। अब पहले करंट देखना क्या थी, पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज थी और अभी करंट क्लॉकवाइज हो गई, मीन्स इतना आपको मिल चुका है पहले से। अब यहाँ वाला जो प्रोसेस है वो ये कि ये डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होने पर ग्रोथ इन करंट को अपोज करेगा, अपोज करेगा तो करंट धीरे धीरे ग्रो करेगी। और एक केस ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो जाएगा, और अगले केस में आपको मिलेगा दिस, ये मिलेगा। अब कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया, उसने करंट देना बंद कर दिया, इसने करंट देना बंद कर दिया, लेकिन ये सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा। कैसे मेंटेन रखेगा, अब ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली, और धीरे धीरे सर्किट में करंट को रिड्यूस टू जीरो करेगा। मतलब इतना तो आपको मिल चुका था यहाँ से, अब इसका डीमैग्नेटाइजेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे मैग्नेटिक लाइन डिसअपियर होंगी, करंट आगे बढ़ेगी, और ये करंट रिड्यूस टू, जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन कम होती जाएंगी, स्ट्रेंथ ऑफ प्रोवाइडिंग द करंट कम होता जाएगा, और ये धीरे 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 जीरो हो जाएगा। और जब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर ये वापस यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से आपने एक चार्ज कैपेसिटर की डीसी को इंडक्टर के ऊपर डिस्चार्ज कराते हुए एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जनरेट कर लिया। यानी आप कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, इंडक्टर पर जोड़ देते हैं, इंडक्टर में आपको करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिलती है और फ्लक्चुएटिंग मिलती है। होता क्या है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये मैग्नेटाइज होता है, फिर जब ये डीमैग्नेटाइज होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर मैग्नेटाइज होता है, जब इंडक्टर डीमैग्नेटाइज होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है। इस तरीके से कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग इंडक्टर की मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस में हमें टाइम के साथ वेरिंग करंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मिलती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसी बाय यूजिंग द एलसी ऑसिलेशन। इधर है करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर जानना चाहते हैं, अगर इसकी कंपोनेंट वैल्यू एल है, इसकी कंपोनेंट वैल्यू सी है, तो जनरेटेड एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 1/2π√LC, 1/2π√LC। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डिवाइस बनाते हैं, उसको ऑसिलेटर कहते हैं। ऑसिलेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। ऑसिलेटर एक डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, इन्वर्टर में ये लगा होता है। लास्ट देख लीजिए एसी था, दैट इज ट्रांसफार्मर। बुक में ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही दिया हुआ है, लेकिन एसी से जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर को, तो इसी वजह से यहाँ एसी में लास्ट में पढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर भी हर साल आता है न्यूमेरिकल में या लिखने में। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल आसान होते हैं क्योंकि एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम डिराइव कर ले रहे हैं, उसी फार्मूले को लगा के कोई भी न्यूमेरिकल लगने वाला है। तो ट्रांसफार्मर है क्या, पहले ये जान लीजिए। ट्रांसफार्मर, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक आर्मेचर क्वाइल है। जैसे देखिए हमने मेटल की एक लीफ पत्ती ले ली ऐसे रेक्टेंगुलर, और ऐसी ऐसी कई सारी पत्तियों को रख करके एक सॉलिड मास तैयार किया। ये देखिए भारी भरकम मास तैयार किया, यानी वही लैमिनेटेड आयरन कोर का चक्कर है। इसमें ये पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, ये एक रेक्टेंगुलर, दो रेक्टेंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर रख करके इस तरीके से, ये तो एडी करंट प्रिवेंशन के लिए है कि एडी करंट ना जनरेट हो। इस तरीके से हमने
बहुत सारी मेटेलिक स्ट्रिप्स को वन अबव द अदर विथ प्रॉपर इंसुलेशन रखकर एक हैवी मास आधा किलो का 1 किलो का लोहा तैयार किया। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हमने टर्न लगाया और नाम दिया प्राइमरी। इसी से हम एसी मेंस जोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आउटपुट लेने वाले हैं ओवर द टर्न। हमने फिर टर्न लगाया। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में हम एसी मेंस जोड़ते हैं और सेकेंडरी में हम आउटपुट लेते हैं। प्राइमरी की वोल्टेज को वीपी कहते हैं, सेकेंडरी की वोल्टेज को वीएस कहते हैं। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न है एनपी कहते हैं। प्राइमरी में करंट को आईपी कहते हैं। इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ईएमएफ को ईपी कहते हैं। तो उतने ही पैरामीटर यहाँ भी होंगे। अब ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वोल्टेज या तो ग्रेटर होगा टू द प्राइमरी वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज लेस होगा टू द प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज कैसे होगा यही तो देखना है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा है तो वोल्टेज बढ़ गई, इसको बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप। और अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम हो गई इसको कहते हैं स्टेप डाउन। हम प्रूव करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर तब होगी जब आउटपुट टर्न ज्यादा होगा, यानी सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। अगर सेकेंडरी में टर्न कम करता है तो सेकेंडरी की वोल्टेज भी कम हो जाएगी। यानी कि स्टेप अप में क्या करते हैं, हम आउटपुट में या सेकेंडरी में आउटपुट लेते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। किस रेशियो में ज्यादा करते हैं उसी रेशियो में वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगी, हम प्रूव कर दे रहे हैं। जब हम सेकेंडरी में टर्न कम कर देते हैं तो सेकेंडरी की वोल्टेज भी डिक्रीज कर जाती है। जो टर्न रेशियो होगा वही वोल्टेज रेशियो होगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। वोल्टेज बढ़ाने को स्टेप अप कहते हैं, वोल्टेज घटाने को स्टेप डाउन कहते हैं। स्टेप अप में सेकेंडरी का टर्न प्राइमरी से ज्यादा होता है। सेकेंडरी आउटपुट साइड की टर्न कॉइल होती है और जो प्राइमरी होती है वो इनपुट साइड की होती है जिधर हम एसी में उसको जोड़ती हैं। इधर ठीक है, सेकेंडरी में टर्न कम कर दिए, सेकेंडरी की वोल्टेज कम हो गई। दिस इज एसी। खास बात है ट्रांसफार्मर पावर नहीं चेंज करता, ध्यान से सुनिएगा। पावर नहीं चेंज करने का मतलब चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, पावर आउटपुट का और पावर इनपुट का बराबर आता है। क्या मतलब है, पावर आउटपुट पावर इनपुट, यहाँ तो वोल्टेज बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट घट रही है, तब ना पावर कांस्टेंट आएगा। यानी ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को घटा देता है। यानी स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ गई, करंट कम हो गई तो पावर फ्लक्चुएट नहीं किया। ये बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर कभी भी एम्पलीफायर नहीं है। एम्पलीफायर का मतलब ये पावर नहीं घटा बढ़ा सकता है, ये अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उनकी वैल्यू को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है या सेकेंडरी में टर्न कम है। एक्चुअली में दोनों तरफ कॉपर का मास सेम लेते हैं। क्यों सेम लेते हैं, ताकि दोनों तरफ हीटिंग कंपनसेट हो। तो जब हमें सेकेंडरी में टर्न बढ़ाना होगा तो हम वायर पतला कर लेंगे, थिन वायर का टर्न लगाएंगे तो टर्न ज्यादा बैठेगा। मास तो दोनों तरफ बराबर लेना है हीटिंग को रोकने के लिए, जिधर मास ज्यादा होगा उधर हीटिंग ज्यादा स्टोर हो जाएगी, तो दोनों तरफ मास बराबर लेना है। अब सेकेंडरी में टर्न बढ़ाना है कि सेकेंडरी में टर्न घटाना है, अकॉर्डिंगली आप मोटा पतला तार कर लीजिएगा। क्योंकि अक्सर दिखा रहता है स्टेप अप में सेकेंडरी का तार पतला होता है, क्योंकि सेकेंडरी में आपको ज्यादा टर्न बैठाने हैं तो सेकेंडरी में लेंथ ज्यादा चाहिए, तो लेंथ ज्यादा चाहिए और मास कांस्टेंट है तो पतला वायर हो जाएगा। स्टेप डाउन में सेकेंडरी में आपको कम टर्न चाहिए, मास कांस्टेंट का रखे हैं तो मोटा तार कर देंगे, यानी थिक वायर की लेस टर्न और थिन वायर का मोर टर्न। इस ट्रांसफार्मर को सिंबॉलिकली देखें तो सिंबॉलिकली हम ऐसे बनाते हैं, ये प्राइमरी हो गया, ये लैमिनेटेड आयरन कोर हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। वही सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है जैसे हमने ऐसे बना दिया तो ये स्टेप अप हो गया। इधर हम एसी में जोड़ेंगे तो प्राइमरी हो गया, इधर हम आउटपुट लेंगे सेकेंडरी हो गया। यही चीज ऐसे होता कि प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में जो है टर्न कम है, बेस्ट। इधर एसी में जोड़ दिए और इधर हम आउटपुट लेने वाले हैं तो इस केस में टर्न कम है तो आउटपुट वोल्टेज कम आएगी, इसको हम कहेंगे स्टेप डाउन। ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। ये तो बात हो गई कि हाउ द ट्रांसफार्मर इज डिजाइन, व्हाई द ट्रांसफार्मर इज डिजाइन। तो आंसर है वोल्टेज इंक्रीज या वोल्टेज डिक्रीज करने की डिवाइस जो है एसी में वो ट्रांसफार्मर है। हमने कहा ट्रांसफार्मर पावर नहीं चेंज कर सकता, हमने कहा ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, या तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ा देता है या आउटपुट वोल्टेज घटा देता है। अब आइए ये काम कैसे करता है।
काम ये ऐसे करता है कि जैसे ही प्राइमरी में आप अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऐड करेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स तो ऐसे होगी ना, बढ़ेगी घटेगी फिर डायरेक्शन में चेंज कर लेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। यानी जैसे ही एसी में जोड़ेंगे, इस कॉइल में करंट घटेगी बढ़ेगी डायरेक्शन चेंज करेगी। यानी ये मोर मैग्नेटाइज होगा, लेस मैग्नेटाइज होगा, रिवर्स मैग्नेटाइज होगा। इसके अंदर जो सेंट्रल कोर है वो आयरन है। जब ये मोर एंड मोर करंट पाएगा ये क्वाइल, तो मोर एंड मोर करंट के लिए मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मोर एंड मोर मैग्नेटाइज होगा। इसी के ऊपर सेकेंडरी है। यानी प्राइमरी में जब करंट बढ़ेगी तो ये मोर मैग्नेटाइज होगा, जब ये मोर मैग्नेटाइज होगा तो इससे मोर फ्लक्स पास होगा, सेकेंडरी में भी आपको मोर करंट मोर वोल्टेज मिलेगी। जब इनपुट में करंट या वोल्टेज घटेगी, तो इनपुट में करंट वोल्टेज घटने से इनपुट करंट घटेगी बढ़ेगी, इनपुट करंट घटने बढ़ने से इनपुट मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, इनपुट मैग्नेटिक फील्ड घटने से इसका मैग्नेटाइजेशन कम होगा, मैग्नेटाइजेशन कम होगा मतलब तुरंत ये प्लस वेरिएशन शो कर रहा है। मतलब इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी में एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करने लगेगा। इसी के ऊपर सेकेंडरी टर्न लगी हुई है। तो जैसे ही सेकेंडरी टर्न से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा, वैसे ही सेकेंडरी में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ईएमएफ आप लिख सकते हैं एज द एल डी आई एम डी आई बाई डी टी। म्यूचुअल हो गया ना, म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी में होने वाले वेरिएशन से ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है और इसी के ऊपर सेकेंडरी है। अकॉर्डिंगली सेकेंडरी से फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जा रहा है और फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट होते ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। अगर प्राइमरी में वोल्ट मीटर लगाएं तो क्या रीड करेंगे? माइनस याद कीजिए ई क्या होता था, एन डी फाई बाई डी टी। तो ई एन डी फाई बाई डी टी प्राइमरी है तो नंबर ऑफ टर्न इज एनपी, और प्राइमरी है तो ईएमएफ इज द ईपी। ठीक है, डी फाई बाई डी टी इज द फ्लक्स वेरिएशन थ्रू प्राइमरी। इसी फ्लक्स वेरिएशन से ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है और उतना ही फ्लक्स वेरिएशन सेकेंडरी से स्टार्ट हो जा रहा है। तो सेकेंडरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न तो अलग अलग है ना, फ्लक्स वेरिएशन तो दोनों में सेम है। मतलब प्राइमरी से जितना फ्लक्स वेरी कर रहा था इस उतने से ही फ्लक्स सेकेंडरी से भी वेरी कर रहा था। तो डी फाई बाई डी टी दोनों में कॉमन है। ठीक, रेशियो क्या हो जाएगा? ईएमएफ इन सेकेंडरी ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो माइनस माइनस एन एस बाई एन पी, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। सेकेंडरी का ईएमएफ सेकेंडरी वोल्टेज है और प्राइमरी का ईएमएफ प्राइमरी वोल्टेज है। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी ईएमएफ अपॉन प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी टर्न अपॉन प्राइमरी टर्न। देख लीजिए, अगर एनएस ग्रेटर देन एनपी है, एनएस ग्रेटर देन एनपी, तो वीएस ग्रेटर देन वीपी नहीं हो जाएगा? स्टेप अप हो गया, वीएस ग्रेटर देन वीपी। और अगर एन एस लेस देन एनपी है, एन एस लेस देन एनपी, तो एन एस लेस है तो वी एस लेस हो जाएगा, वी एस लेस देन वीपी। मतलब ट्रांसफार्मर में हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, सेकेंडरी का टर्न घटा देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज घट जाती है। इस तरीके से इनपुट में लगी एसी वोल्टेज को जब आउटपुट में अपियर कराते हैं तो या तो वैल्यू बढ़ जाती है या वैल्यू घट जाती है। दिस इज द वर्किंग फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा आगे बढ़िए। हमने अभी कहा पावर आउटपुट और पावर इनपुट बराबर होते हैं। अकॉर्डिंगली अगर पावर आउटपुट देखेंगे तो हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट, पावर इनपुट देखेंगे तो हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट। यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज मतलब वी एस बाई वीपी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आईपी बाई आई एस। यानी वोल्टेज का उल्टा करंट है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। मतलब जब सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ता है तो सेकेंडरी करंट घटती है, ये मतलब है। तो वापस आ जाइए, इसमें इसमें आ जाइए तो करंट का रेशियो भी आपको पता चल जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर में आपको ये तो पहुंच ही गए थे, और जब वी एस बाई वीपी निकाल रहे हैं पावर कांस्टेंट होना चाहिए थे तो आई पी बाई आई एस आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन आपको मिल रहा है वी एस बाई वीपी, एस बाई वीपी, एन एस बाई एन पी, और करंट आपको मिल रहा है
प्राइमरी बाई सेकेंडरी, इसको आर कह लीजिए से, आर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछता है वो न्यूमेरिकल ये होता है, इसी पर होता है। 4 पैरामीटर जैसे वी एस बाई वीपी, आई पी बाई आई एस, कोई एक करंट गायब कर देगा, आपसे पूछ लेगा, कह देगा सेकेंडरी में टर्न, प्राइमरी का डबल है, करंट का क्या आप रख के निकाल लेंगे। यहाँ जब इफिशियंसी निकालते हैं ट्रांसफर की, तो इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। ठीक है, हमने अभी कहा आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगा, इज द वन, बट हमें जब हम लैब में मेजर करते हैं तो हमेशा इफिशियंसी लेस देन वन आती है। तो अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों है कि इफिशियंसी लेस देन वन आती है। मीन्स आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इनपुट पावर बराबर होता है हमने कहा, बट एक्चुअली में यहाँ पावर लॉस होता है। कैसे पावर लॉस होता है? 5 काजेज हैं पावर लॉस के। आयरन लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हाइस्ट्रेसिस लॉस, हमिंग लॉस, एंड ऐसे 5 लॉसेस हैं। जैसे मान लेते हैं कॉपर वायर का एक रेजिस्टेंस है ना, तो जितनी करंट यहाँ आई होगी उस करंट की स्ट्रेंथ कॉपर वायर में आते ही डिक्रीज कर गई होगी, तो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन कम होगा, मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो इससे फ्लक्स वेरिएशन कम हो जाएगा। जबकि हम तो फ्लक्स वेरिएशन दोनों से बराबर लेके चले थे, डी फाइव बाई डी टी दोनों से बराबर लेके चले थे, यानी प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है कॉपर वायर का, उसकी वजह से सर्किट में करंट कम हो जाती है। सर्किट में करंट कम होते ही मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, फ्लक्स वेरिएशन कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिलती है वो उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं कॉपर लॉसेस। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। अच्छा, ये जब लोहा मैग्नेटाइज होता है जितने से, डीमैग्नेटाइज नहीं होता उतने से, इसको बोलते हैं हाइस्टेसिस लॉस। और इसमें एडी करंट बन रही है। याद कीजिए, जब एक सॉलिड मास ऑफ मेटल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था तो फ्लक्स वेरिएशन की वजह से उसके वॉल्यूम में एडी करंट बनने लगती थी। हालांकि हमने लैमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल किया है तो इस वजह से ये बर्न नहीं होगा, ये डैमेज नहीं होगा, लेकिन एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्राइमरी में जब करंट वेरिएशन हो रहा है तो करंट वेरिएशन से फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है, फ्लक्स वेरिएशन इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। आयरन में फ्लक्स वेरिएशन से एडी करंट क्रिएट हो रही है, हीटिंग आ रही है, और हीटिंग की वजह से पावर लॉस हो रहा है। इसीलिए आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम हो जाता है। उसके अलावा जितना ये मैग्नेटाइज होता है उतना डीमैग्नेटाइज नहीं होता। मान लेते हैं 0 से 10 टेस्ला तक मैग्नेटाइज हुआ, जब डीमैग्नेटाइज होने की बारी आएगी तो वो 10 टेस्ला 9 8 7 करते करते 4 टेस्ला तक जाएगा। यानी मैग्नेटाइज हुआ 0 से 10 और डीमैग्नेटाइज हुआ 10 से 4, तो कहाँ फ्लक्स कांस्टेंट आया। यानी कि जितना फ्लक्स वेरिएशन प्राइमरी के थ्रू आयरन में जा रहा है उतना आयरन के थ्रू सेकेंडरी में कभी नहीं जाता। इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। उसके अलावा उसके अलावा अब फ्लक्स लीकेज लॉस है, उसके अलावा एडी करंट लॉस है। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉसेज हैं, इसीलिए इफिशियंसी की वैल्यू लेस देन 1 आती है। तो यहाँ हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनके मिक्स्ड सर्किट, एलसीआर एंड एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर को स्टडी किया। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हम लोग को एंटर करना है वेव ऑप्टिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में। हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पोलराइजेशन इस साल सिलेबस में नहीं है। उसके बाद बाहर निकलेंगे तो हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, मैटर वेव, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा चैप्टर है सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स और तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये हम लोग देखेंगे कल। तब तक लेते हैं ब्रेक। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड डे।